हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @AG006 में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10 और 12 के लिए। तो इसी सीरीज के क्रम में आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3 की। और चैप्टर नंबर 3 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन बताओ उसे तैयार जरूर कर लेना। आंसर भी बताया दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोग देख कहां से रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, हमें ये जरूर बताइएगा। हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर के। ठीक, जो यूपी बोर्ड का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है अभी बताओ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, प्लस साथ में एक बात बता दो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कोई यही से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है, ठीक। तो आंसर होगा कैल्शियम और सोडियम। ये दो ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है, कैल्शियम और सोडियम। आंसर भी हम बताए दे रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ तैयार तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा यौगिक विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है, ठीक है। कौन सा यौगिक विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। कौन सा यौगिक विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। तो मैं आपको बता दूं कि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु, दो चीजें ऐसी होती है जो मतलब विस्थापन अपक्रिया दर्शाती हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कहीं कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है, तो कैल्शियम और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा यौगिक विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु। दोनों चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना क्या कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना, ऑक्सीजन की परत का बनना क्या कहलाता है। ये तो क्वेश्चन वैसे हो गया जैसे आप लोगों ने वो सीरियल नहीं देखा होगा साथ होकर कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है। किन किन लोगों ने ये सीरियल देखा है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना क्या कहलाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसे हम एनोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिंग। क्वेश्चन पता है आपको दो तरीके से पूछ सकता है कि एनोडिंग क्या होती है, समझाइए। तो आप बता दोगे कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनती है, इस क्रिया को जो है हम एनोडिंग कहते हैं। दूसरा जो है तरीका यह है कि भाई आंसर ही दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने काफी सर्च करके ढूंढ के निकाल के लाया हूं कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की लेयर के बजाय, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की लेयर के बजाय टीन का लेप होता है। वाई, है ना। क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की लेयर के बजाय, जिंक की परत, जिंक की लेप के बजाय टिन का लेप लगाया जाता है। क्यों? ये चौंकाने वाला क्वेश्चन है। लेप लगाया जाता है क्यों भाई, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि खाद्य पदार्थों में जो खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं जिसमें मतलब फूड वगैरह रखा जाता है, तो उनपे जिंक की लेयर क्यों नहीं लगाई जाती? पता है क्यों? क्योंकि जिंक काफी ज्यादा अपक्रियाशील होता है, यानी ये भोजन के साथ अपक्रिया कर सकता है। इस वजह से जो जिंक का है, मतलब जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिंक अपक्रियाशील होता है। क्या होता है? अपक्रिया, लिख लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अपक्रियाशील होता है। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से दोहरा दे रहा हूं। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत जो बनती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक, तो आंसर होगा एनोडिंग। और क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के लेप के बजाय टिन का लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह बतानी है तो आप बता दीजिएगा कि जिंक काफी ज्यादा अपक्रियाशील होता है। बहुत से आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसानी से आपको तैयार भी हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, भरोसा करो। एएनजी का इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले मिशन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशतता कितनी होगी? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 हाजिर हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है कि फफोलेदार तांबे में, बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी आने के चांस है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फफोलेदार तांबा होता है ये काफी ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है वो 98% होती है। कितना बोला, किसी को बताना नहीं, ठीक है? 98% होती है। 98% मायने रखता है भाई। सबको समझ में आया? ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 तो फिक्स है ना? 6 तो फिक्स है कि अब क्वेश्चन क्या है? मैट। मैट का नाम सुनोगे? मैट में क्या होता है? बहुत आसान से, मैट में क्या होता है बच्चों, बताना। अच्छा, जिनको पता हो आंसर, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अगर आपको पता है तो उसमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो मैट में क्या होता है? तो मैट में जो होता है वो Cu2S होता है और FeS फेरिक सल्फाइड भी होता है। कितना आसान सा आंसर है, और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है ना? अभी आपको लग रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग लघु उत्तरी पर आएंगे। अभी तो 1 नंबर पे है, 1 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऐसे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबको कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? आंसर होगा 98%। क्वेश्चन नंबर 6 मैट में क्या होता है? तो Cu2S होता है, FeS होता है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आंसर समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत समझ में आ रही हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मतलब एक तरीके देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब जो भी 20 के 20 क्वेश्चन बहुत छांट के, बहुत ढूंढ ढांड के, रिसर्च करके लाया हूं आपके लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग किस क्रिया में करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग किस क्रिया में करते हैं? परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग किस क्रिया में करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली जो परावर्तनीय भट्ठी होती है इसका उपयोग जो है निस्तापन की क्रिया में हम करते हैं। आंसर क्या होगा? निस्तापन की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। निस्तापन की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 सबको कंप्लीट हुआ? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या होता है जब
क्या बोला मैंने? क्या होता है जब कॉपर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डुबोया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब कॉपर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डुबोते हैं? आंसर क्या होगा कि भाई जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी समीकरण मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। कॉपर ले लो प्लस AgNO3 ले लो, ठीक है। कॉपर ले लिया, AgNO3 ले लिया। कॉपर करेगा क्या? 2 मॉलिक्यूल AgNO3 के ले लो, ठीक। तो कॉपर करेगा क्या कि ये जो इसे तोड़ देगा, ठीक। तो भाई सीधी बात है, Cu2+ में टूट जाएगा, ओके। और 2NO3- में नाइट्रेट आयन बन जाएगा और प्लस 2Ag+ में ये चला जाएगा। तो Ag सिल्वर अलग अलग हो जाएगा, मतलब सिल्वर और जो नाइट्रेट आयन है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? परावर्तनीय भट्टी का उपयोग किस क्रिया में करते हैं? तो हम बताएंगे आंसर क्या होगा, निष्कापन की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है जब कॉपर की छड़ को AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया जाता है? कुछ नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगी, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। कॉपर काफी ज्यादा रिएक्ट होता है। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भाई 9 तो 9 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हाजिर हूं भाई, जीतना है। और अगर आपको जीतना है तो कैसे जीतोगे भाई? कैसे कैसे कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिंक के सल्फाइड अयस्क से, जिंक के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण आपको देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। जिंक, ये हो गया जिंक हमारा। तो जिंक के सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क से, जिंक के सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण दीजिए। धातु की निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? कुछ ना करो तो 2ZnS जिंक सल्फाइड ले लिया हमने, ठीक। और इसमें हमने 3O2 लिख दिया भाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा, 2ZnO बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी बच्चा लोगों। यस या नो? सबको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया सबको? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या था कि जिंक के सल्फाइड में से धातु के निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जिंक सल्फाइड लेकर के ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ZnO हमारा बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल आएगी। फिर जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके हम जिंक सल्फेट भी बना सकते हैं। जिंक सल्फेट को फिर से गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट रासायनिक समीकरण यही है। तो प्लीज इनको सीरियसली तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि कारण सहित स्पष्ट करो। क्या बोला? कारण सहित, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कारण सहित स्पष्ट करो। कारण सहित स्पष्ट करो कि निम्नलिखित अभिक्रिया होगी या नहीं। निम्नलिखित अभिक्रिया होगी या नहीं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अभिक्रिया कौन सी है? Ag दे देगा आपको, सॉरी Hg दे देगा, H2SO4 दे देगा। इन दोनों की अभिक्रिया करा करके HgSO4 बना देगा, प्लस 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 हाइड्रोजन निकाल देगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब एक ही अभिक्रिया हो गई। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी में कि कॉपर ले लेगा, Cu प्लस AgNO3 गिव्स आउट, ओके, CuNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस 2Ag ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सी क्रिया होगी और कौन सी क्रिया नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं आंसर ये। अब ध्यान देना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग तरीके से, और हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन तरीका यही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो ये तो नहीं होगी और ये होगी। अब कारण क्या है? विद्युत रासायनिक से रेडी, ठीक। क्यों? क्योंकि जो पारा है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो अभिक्रिया नहीं करेगा, और जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर है। जब कॉपर है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, इस वजह से अभिक्रिया हो जाएगी। यही इसका कारण है। बी अलर्ट, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में जाकर प्लीज बताइएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 11 उतना ही ज्यादा आसान है, बहुत आसान, बहुत बहुत बहुत। पता है क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर आता है। अयस्क और खनिज में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, अयस्क और खनिज में अंतर। खनिज में अंतर बताइए भाई। अयस्क क्या होते हैं? आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। अयस्क मतलब जो खनिज धातु को, मतलब जो खनिज धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। और अगर हम खनिज की बात करें, व्हाट इज द और मतलब अयस्क है ना।
तो मैं आपको बता दूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से जो धातुएं पाई जाती है, ठीक, तो उसे हम खनिज कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे खनिज क्या है, जो आसानी से मतलब जो पृथ्वी में नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट हो, तो उसे हमने खनिज कह दिया। अयस्क का क्या है, इसी खनिज को कम व्यय में आसानी से, इसी खनिज से मतलब धातु को कम व्यय में निकाला जा सकता हो, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। कितना आसान है, सबको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि निस्तापन की क्रिया पर टिप्पणी करो। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, निस्तापन की क्रिया पर टिप्पणी करो। निस्तापन की क्रिया पर टिप्पणी करो। टिप्पणी करिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निस्तापन विभाजन जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और मतलब आने के चांसेस भी हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो बी अलर्ट। तो निस्तापन की क्रिया में यह होता है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, आंसर क्या होगा, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, अनुपस्थित में गर्म करने की क्रिया को, गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। सबको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है कि निस्तापन की क्रिया पर टिप्पणी करो, ठीक, तो आंसर क्या होगा कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो तो उस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, आंसर समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करोगे, पहले इसको इरेज कर दे, बोर्ड छोटा है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भार्जन पर टिप्पणी करो, ठीक, भार्जन पर टिप्पणी करिए, भार्जन पर टिप्पणी करो। देखो भार्जन क्या होता है, जैसे निस्तापन में वायु की अनुपस्थित में था, यहां पर सांद्रित अयस्क में अन्य पदार्थ को मिला करके वायु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो तो इस क्रिया को हम भार्जन कहते हैं। आंसर हम लिखे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर लिख लेना, ठीक है, कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इस क्रिया को भार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को भार्जन कहते हैं। समझ में आया? बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है गालक पर टिप्पणी करो। गालक क्या होते हैं, है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को जो है जल्दी से आप वीडियो पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि गालक पर टिप्पणी करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। गालक पर टिप्पणी करिए। देखो, गालक पर टिप्पणी की बात करोगे तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क की उपस्थिति में अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर गर्म किए जाते हैं। गालक कौन होते हैं? जो अयस्क की उपस्थिति में अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं और इन्हें अयस्क को आसानी से गलाने में मदद करते हैं, ठीक, इसीलिए इनको गालक बोलते हैं, ठीक। तो आप आंसर क्या दोगे? वे पदार्थ जो अयस्क से मिलकर, जो अयस्क से मिलकर अशुद्धियों, ये भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल दो कि वे पदार्थ जो अयस्क की उपस्थिति में, बोल सकते हो, है ना, अयस्क की उपस्थिति में अन्य पदार्थों के साथ मिलकर, अन्य पदार्थों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर उच्च ताप पर क्रिया करके, उच्च ताप पर क्रिया करके, उच्च ताप पर क्रिया करके, ठीक, इन्हें गलाकर अलग कर देते हैं। इन्हें गलाकर अलग कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। यस या नो? बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक। मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर इरेज कर लो, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, यू नो व्हाट, कि धातु मल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, धातु मल किसे कहते हैं। धातु मल किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको अपने सीरीज में रखा, ठीक है। तो धातु मल किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक की क्रिया के फलस्वरूप जो गलनीय पदार्थ, अगलनीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम धातु मल कहते हैं। मतलब कि जो गल जाते हैं तो वो तो गल ही गए, जो गलते नहीं हैं उन्हें हम धातुमल कहते हैं, उन्हें हम धातुमल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित, क्या बोला? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप, अशुद्धियों की गालक की क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप
गालक की क्रिया के फलस्वरूप बने अगलनी पदार्थ को या बने पदार्थ को हम धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं? यस या नो? बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर 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 तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 सबको समझ में आया कि बल किसे कहते हैं? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, तैयार कर लेना, कॉपी पेन हो तो नोट कर लेना। ये कर रहे हैं, डेली तैयार कर लोगे तो बोर्ड तक सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धातुमल हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गर्म जल का टैंक बनाने में, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अलग है ना। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लोहे का नहीं। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, चौंकाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, किंतु लोहे का नहीं। क्यों? लोहे का नहीं क्यों? क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पता है, जो तांबा होता है वो जल से अपक्रिया नहीं करता, और जो लोहा होता है वो जल से अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। इसी वजह से तांबे का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? तांबा जल से अपक्रिया नहीं करता बच्चों, अपक्रिया नहीं करता है, बल्कि लोहा जल से अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस कारण जो ये होता है, तांबा जो होता है, तांबे से बनाया जाता है जल का टैंक। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। प्लीज क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 सबको कंप्लीट हुआ? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाके जरूर बताओ हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड पर टिप्पणी करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, उभयधर्मी ऑक्साइड पर टिप्पणी करो। क्या बोला? उभयधर्मी ऑक्साइड पर टिप्पणी करिए। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उभयधर्मी ऑक्साइड पर टिप्पणी करो। तो वे धातु ऑक्साइड जिनमें अम्ल व क्षार दोनों के गुण होते हैं। आंसर बताए दे रहा हूं, नोट कर लेना कि वे धातु ऑक्साइड जो या जिनमें धातु ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं, अम्ल व क्षार दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
बोलो बोलो, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए L2O3 ले लेना और ZnO ले लेना। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इसे याद कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी से नोट कर लो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चल, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18। पता है क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है 18 जरूरत से ज्यादा है। सीधे बात से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे बार से मरकरी, क्या बोला? सीधे बार से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए। आप सीने बार, अरे भाई ये सीने बार क्या है? HGS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। जब आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो HgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HgO बन जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यस या नो? और जब सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो HgO जो मिला है हमें, HgO जो हमें मिला है, ठीक, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो 2Hg प्लस O2 निकल जाएगा बाहर। यस या नो? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सबको कंप्लीट हुआ? कहीं कोई दिक्कत? 19 और 20 ये है हमारे विस्तृत उत्तरी। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे 19 की या 20 की। पहले हम सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लें, फिर 19 और 20 हम आपको बताते हैं। ठीक है ना? ओके, 18 क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी धातु है जो जल के साथ अपक्रिया कर लेती है, तो आप बताओगे कैल्शियम और सोडियम। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन विस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है, तो आप बताओगे सिल्वर नाइट्रेट, है ना, कवलियन और कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर 3 था एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना क्या कहलाता है, तो आंसर आप दोगे एनोडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 था कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की लेयर के बजाय टिन की लेयर लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि जिंक क्रियाशील ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था फफोले धातुओं में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 98% होती है। क्वेश्चन नंबर 6 था मैट में क्या होता है, तो आप बता देना Cu2S या FeS। क्वेश्चन नंबर 7 था कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग किस क्रिया में किया जाता है, तो आप सीधे बताना निस्तापन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या था कि क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोते हैं, तो आप सीधे रिएक्शन लिख करके ये बता देना कि सिल्वर अलग हो जाता है, यानी चांदी विक्षेपित हो जाती है, और क्या। क्वेश्चन नंबर 9 था कि जिंक सल्फाइड से धातु निष्कर्षण में, ठीक, मतलब धातु निष्कर्षण की रासायनिक समीकरण देना, तो वो आप दे देना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था कि कारक सहित स्पष्ट करो, तो मैंने आपको बता दिया था कि 2 रिएक्शंस बताई थी, दोनों रिएक्शन में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी का ही उपयोग करते हुए आप बता देना। ठीक, कुछ मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 था कि अयस्क और खनिज में अंतर लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 था निस्तापन पर टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 13 था भर्जन पर टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 14 था गालक पर टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 15 था धातुमल पर टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 16 था कि गर्म जल के टैंक
में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है, लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, और क्वेश्चन नंबर 18 सिनेबार को मरकरी से कैसे अलग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 और 20 ये दोनों विषय सूत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे के अयस्क लिखो, डिस्कशन की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 मिश्र धातु पर टिप्पणी करिए। अगर आप कमेंट करोगे तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम जरूर दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, मेहनत सफल लगे, मतलब मेरी मेहनत जो है अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। ओके।